बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, और आज मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन जो इसके दोनों पार्ट्स, इसमें दो डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। इसको बताती हूँ मैं आपको कहाँ से मार्क करना है। पेज नंबर 140 पर आ जाएंगे। पहली डेफिनेशन में इसने आपसे सवाल किया है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि किसी भी किस्म का जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आमतौर पर रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, आपस में रिएक्ट करता है या ब्रेक डाउन होता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो उसने ब्रेक डाउन होना होता है या फिर उसने कंबाइन होना होता है। दोनों सूरत हाल में वो क्या करता है, प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। मगर बाज़ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि होता क्या है कि जैसे ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके या ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। इस सूरत हाल में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाता है, यानी उसमें 50% रिएक्टेंट और 50% जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाती है। मज़ीद अगर आप कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहती है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और ऐसा रिएक्शन जो कि डबल साइडेड हो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहे, इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको पहचानने की बड़ी आसान सी जो तरकीब है वो ये होती है कि इसमें हमेशा डबल एरो लगा होगा। देखिए, आम रिएक्शन इस तरह से होता है कि जिसमें सिंगल सा एक एरो नज़र आएगा आपको। ये रिएक्शन जो है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। जबकि अगर रिएक्शन में डबल एरोज़ आपको नज़र आएंगे तो वो हमेशा कैसा रिएक्शन होगा, वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप मार्क कर लीजिए, आपने कहाँ से मार्क करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन की हेडिंग पुट करनी है आपको, यहाँ से लिखना है रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज से लेकर केमिकल इक्वेशन तक। यहाँ तक आप मार्क करेंगे और नेक्स्ट पेज पर मैं आपको एक इक्वेशन जो है वो मार्क करवा रही हूँ, इसको इसके नीचे आप सपोर्ट करने के लिए लिख देंगे। तो अगला पेज जो है वो पेज नंबर 141 है, इस पर मूव करते हैं हम। तो पेज नंबर 141 पर फ़ौरन आप देखोगे कि यहाँ पर एक इक्वेशन मौजूद है। वैसे तो यहाँ पे तकरीबन 4 इक्वेशंस मौजूद हैं, मगर आपको इसमें से जो सी सबसे आसान लग रही है वो आप लिख लेंगे। आमतौर पे बच्चों को ये N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया फॉर्मेशन वाली जो इक्वेशन है ये सबसे आसान लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही मार्क करा दी है। ठीक है, तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाली इक्वेशन जो है इसके नीचे सपोर्ट के लिए लिख देंगे। इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली ये जो डबल एरो है ये भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम की। ये बता दूं मैं आपको कहाँ से लिखेंगे आप। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझा दिया था अभी कि जब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट जो है उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, और किसी एक्सटर्नल टेम्परेचर या प्रेशर के अप्लाई किए बगैर इनकी जो कंसनट्रेशन हैं ये सिमिलर रहेंगी, यानी 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग पुट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद इट मीन्स दैट से लेके विद टाइम तक जो है ये आपने लिख देना। इस तरीके से ये जो दोनों डेफिनेशन है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन की और केमिकल इक्विलिब्रियम की, ये यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए भी इन चारों में से कोई सी भी एक इक्वेशन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है मैं इसकी तरफ मूव करती हूँ। ये देख लीजिए, ये आपको इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में कॉपी पेंसिल रखेंगे आप। इसमें इसने दो पार्ट्स कहे हैं। आपसे पहले कहा है कि ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें Kc और Kp जो है ये दोनों बता दीजिए। तो मैं इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ आपको कि आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद जो दूसरी चीज़ आप देखेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये हैं आपके रिएक्टेंट और ये हैं आपके दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका। इसने आपसे कहा था कि इस केस में आपको Kc और Kp दोनों बता देना है। तो एक्चुअल में Kc क्या चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, और Kp क्या चीज़ होती है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस वक्त होगा जब आप पार्शियल प्रेशर जो है वो ले रहे होते हैं किसी भी गैस के लिए। तो अब इस इक्वेशन में देखेंगे आप, तो सबसे पहले आपको निकलेगा यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो होगी प्रोडक्ट। ठीक है, और इस तरफ जो होगी वो होगी
होगी रिएक्टेंट। तो आप जब Kc निकालेंगे तो उसका हमेशा क्या फॉर्मूला होता है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों हैं आपकी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है अमोनिया से। अमोनिया लिखेंगे आप, अमोनिया के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ये आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख दोगे। इसी तरीके से आप वाटर लिखेंगे यहाँ पे H2O, इसके साथ जो इसका कोएफिशिएंट है वो ऊपर लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के। अब आप ये निशान लगाएंगे डिवाइडेड बाय का, और नीचे किसकी कंसंट्रेशंस रखेंगे आप, नीचे रखेंगे आप रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे NO2 और इसका कोएफिशिएंट जो है वो ऊपर लगा देंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट की है किसके लिए, Kc है, यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसने आपसे कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके अकॉर्डिंग्स में आप बताएंगे वो कैसे होगा। वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है, फर्क सिर्फ क्या होता है कि उसमें जो गैसेस होती हैं उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो मेंशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स तो मेंशन नहीं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल P लिख दिया है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको जब भी गिवन होगी तो वो पार्शियल प्रेशर होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट लिख देंगे, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। यानी कि एग्जैक्टली जिस तरीके से आपने Kc किया है बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, Kp करना है। तो सबसे पहले आपने अमोनिया यहाँ पे लिखा, इसका कोएफिशिएंट लगा दिया, फिर वाटर आपने लिखा, इसका कोएफिशिएंट लगा दिया, डिवाइडेड बाय आप रिएक्टेंट्स की साइड पर आ जाइए। NO2 आपने लिखा, इसका आपने कोएफिशिएंट लगा दिया, हाइड्रोजन लिखा, इसका भी आपने कोएफिशिएंट लगा दिया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है इसको देख लें। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ये दोनों चीज़ें आपकी क्या है, प्रोडक्ट, और ये दोनों चीज़ें आपकी क्या है, रिएक्टेंट। आपने एग्जैक्टली यही करना है। Kc करने के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट है ये दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो साथ साथ लगा लेने हैं। इसी तरीके से आपने रिएक्टेंट इसके नीचे लिखने हैं और इसके जो कोएफिशिएंट है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर साथ साथ लगा लेने हैं। एग्जैक्टली Kp भी आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। फर्क सिर्फ क्या होगा कि इसमें पार्शियल प्रेशर की जगह कैपिटल P मैंने मेंशन कर दिया है, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। यानी पहले प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं उसके पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं आप, कोएफिशिएंट्स को ऊपर लगा रहे हैं। फिर रिएक्टेंट जो है इसकी जो कंसंट्रेशंस है इसके पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं और उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो आप ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें इसने आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, और इसके साथ साथ इसने आपको कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो गिवन किए हैं और कहा है कि इसका जो Ksp है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसको फाइंड आउट करना है, आपने किस तरीके से निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो Ksp है ये आपको बुक में किस जगह मिलेगा और ये किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, इसको पहले मार्क करवा दे रही हूँ मैं आपको। तो हम सीधा जो है ना अपना बुक जो है उसकी तरफ मूव करते हैं और वहाँ से आपको क्वेश्चन जो वो मार्क करवाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम सीधा आ जाते हैं पेज नंबर 156 के ऊपर। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, सबसे पहले इसको मैं आपको समझा देती हूँ। होता क्या है कि जितने भी आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं आमतौर पे जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरे के पूरे कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, बल्कि बाज़ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो वो पानी में डिज़ोल्व होता है, बाकी जो रिमेनिंग है वो इनसॉल्युबल रहता है। तो इस तरह के सॉल्ट्स जिसमें ज़्यादातर पोर्शन इनसॉल्युबल रहे और बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो वो पानी में डिज़ोल्व हो, इसे कहते हैं स्पेरेंशियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब इसकी मिसाल कैसी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, जब आप इसको वाटर में डाल के डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर जो पोर्शन है ये अनडिज़ोल्व रहेगा और बहुत थोड़े सा आयंस यानी कैटाइन और एनाइन जो है ये इसके डिज़ोल्व होंगे पानी में। तो होता क्या है, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं जो कि स्पेरेंशियली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहलाते हैं, जब आप इनका Kc कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है Kc किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये तो कैलकुलेट करना इस सेंस में मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर जो सब्सटेंस है ये कैसा रह गया आपका, अनडिज़ोल्व। इसका मतलब ये आपका जो इक्विलिब्रियम है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, इसको हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डायरेक्टली किसके रिलेटेड हो जाएगा, प्रोडक्ट की, यानी सिर्फ उस अमाउंट के कि जितना कैटाइन या एनाइन पानी में डिज़ोल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो डायरेक्ट किन दो चीज़ों की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, Ksp इज इक्वल्स टू कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। इसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करना इस तरीके से। और जो Ksp क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
अब आपने इसे डिफाइन कैसे करना है, यहाँ से लिखना है सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से लेके विद टेम्परेचर तक, उसके बाद ये वाली इक्वेशन मार्क करनी है कैल्शियम सल्फेट वाली, और उसके नीचे वाली जो KSP ये मार्क करनी है। इस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें वही बात बताई गई है जो मैंने अभी आपसे कहा है कि जब भी कोई स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट होता है और उसकी कंसनट्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पोर्शन उसके कैटायन और एन आयन का जब वो डिज़ोल्व हो गया पानी में, तो उस तरीके से हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं इसे हम कहते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स जो इन्होंने क्वेश्चन में मुख्तलिफ स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स के मेंशन किए, इसको आप कैसे निकालेंगे तो उसको देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ। सबसे पहला पार्ट जो है वो है बेरियम फ्लोराइड का। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आप इस तरीके से इक्वेशन को क्या करें, रिवर्सिबल रिएक्शन करके ऐसे ब्रेक डाउन कर देंगे। तो बेरियम फ्लोराइड किस में टूटेगा, बेरियम +2 और 2 फ्लोराइड नेगेटिव में। इसका KSP कैसे निकालेंगे, इन दोनों कंसनट्रेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे और जो कोएफिशिएंट है इसको ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाइए, लिथियम ऑक्सीलेट है, ये टूटेगा लिथियम आइंस में और ऑक्सीलेट आइंस में। एग्जैक्टली KSP कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशंस आप एज इट इज़ लिखेंगे और जो कोएफिशिएंट है इसका इसको ऊपर डाल देंगे, आइंस अंदर ही रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अगला जो है वो आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये कैसे होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा मैग्नीशियम आयन और कार्बोनेट आइंस में, और इन दोनों आइंस को क्या करना है, आपने इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देना है, ये इसका KSP हो जाएगा। लास्ट वाला जो पोर्शन है वो बता देती हूँ आपको इसका। ये आपके पास सिल्वर फॉस्फेट ब्रेक डाउन होगा सिल्वर आइंस में, फॉस्फेट आइंस में। आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से लिख देना, सिल्वर का जो कोएफिशिएंट है वो आपने ऊपर लिख देना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ना है। इसमें इसने आपसे एक इक्वेशन जो है उसको देकर कहा है कि ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो उसको अप्लाई करें और बताएं कि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो रहा है उसकी जो ये एक इक्वेशन है, इसमें आपने ऐसा क्या काम करना है कि जिसकी वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है इसने आपने क्या करना है, इसको एज इट इज़ उतार देना है। उतारने के बाद ये देखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। बस ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसके अलावा आपको कोई बात नहीं मालूम सिवाय इसके कि यहाँ से आप एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, 2 + 1 यानी कि 3, और प्रोडक्ट कितनी बन रही है, सिर्फ और सिर्फ 2। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या चीज़ मौजूद है कि ये रिएक्शन कैसा है, नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक। अब हम लाइन से 4 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे इसमें, प्रेशर, टेम्परेचर, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, ठीक है। इसमें से प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। होता क्या है कि इस तरह की रिएक्शन में जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है और साथ में ये एक्सोथर्मिक भी है, अगर आप ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम है ये भी राइट हैंड साइड पर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होने का मतलब है ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड जब आपका फॉर्म होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट के दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट में। तो इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो तो आप इस केस में प्रेशर को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर का। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर की 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप बढ़ाओगे या फिर उसे कम करोगे। तो अगर आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड का मतलब है पीछे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो वो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी में टेम्परेचर को कम कर देंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पर डिस्टर्ब हुए बगैर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करना शुरू कर देगा। इसका मतलब आपने इस तरह के केस में टेम्परेचर के साथ क्या करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ फेवर होगा, यानी ये चीज़ ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी जिसको आप कह रहे हो ये प्रोडक्ट है। अगला जो फैक्टर है वो है रिएक्टेंट। अगर आप ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपस में ज़्यादा रिएक्ट करके क्या चीज़ फॉर्म करेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट। तो जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, आपको चाहिए आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो भी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट फैक्टर आपके इक्विलिब्रियम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आपका जो टाइम टेकिन है इसको ये कम कर देता है। तो अगर आप इस सिस्टम में कोई भी कैटलिस्ट डाल देंगे तो जो आपका रिएक्शन टाइम है ये थोड़ा हाफ हो जाता है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि कम वक्त में वो रिएक्शन
कंप्लीट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इसकी प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये चारों फैक्टर्स जो है मैंने आपको समझा दी। इसके साथ ही जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बात इसमें आपको अनक्लियर लगी तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।